Assalamu alaikum everyone. Here is another question of IS and auditing beta. Right now ये आपके पास नवंबर 2022 पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। और जो आप लोगों को बुक दी गई है टॉपिकल की, जो मेरी अपनी बुक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 23 के नाम से ये मौजूद है। इंडेक्स के अंदर IS का टॉपिक है ये आपके पास। वहाँ ये टेस्ट हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छा रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू IS एक अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करते हैं। The accountant of PS PLC prepared draft financial statement for the year ended 31st March 2022. The following information was based on these draft statements. ये जो आपकी information दी हुई है, ये एक draft बना हुआ है, उसके बेस पे सारी चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले एक चीज को मेक श्योर कर लेना कि जो आपका अकाउंटिंग का जो साल है ना, वो कब खत्म हो रहा है बेटा। मार्च में खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो वो शुरू कब हो रहा होगा? अप्रैल में शुरू हो रहा होगा और मार्च में खत्म हो रहा होगा। ये इसका अकाउंटिंग का टेन्योर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा बेटा, आपके पास इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? परचेजेस दी हुई है 361,000, परचेज रिटर्न दिया हुआ है 8560, इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है 682110, इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई है 71,650, मार्कअप दिया हुआ है 60% बेटा। मार्कअप एक प्रॉफिट परसेंटेज को कहते हैं। और उसी के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू रेवेन्यू दिया हुआ है 25%, और एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशियो दिया हुआ है जिसमें 28% आपकी फाइनेंस कॉस्ट यानी इंक्लूड है उसमें। अच्छा बेटा, फिर उसमें इस सवाल में आपको उन्होंने बनाने का क्या कहा है? अगर हम इस इन पार्ट्स की बात करें तो इस इन पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू एग्जाम उन्होंने हमसे कहा क्या है? प्रिपेयर आपके पास समराइज वर्जन ऑफ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। आपके पास समराइज वर्जन निकालना है। किसका समराइज वर्जन निकालना है बेटा? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का निकालना है। और वो किस तरीके से हम बनाएंगे वो हम बनाते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले अगर हम रिगार्डिंग इस पार्ट की बात कर रहा हूँ तो ये सॉल्व करने जा रहा हूँ पार्ट ए। मैं ड्राफ्ट स्टेटमेंट बना रहा हूँ यानी इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। तो इनकम स्टेटमेंट जब बनाऊंगा, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसकी मदद से मैंने क्या बना दी? इनकम स्टेटमेंट बना दी। और इनकम स्टेटमेंट जो स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है बेटा? रेवेन्यू से स्टार्ट होती है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास रेवेन्यू नहीं दिया हुआ, जो कि आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा उस अभी वो मैं नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बना के छोड़ दिया। फिर मैंने क्या कर दिया? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के मुझे यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई, कितनी दी हुई है? ओपनिंग इन्वेंट्री इज 68,210। मेरे पास परचेजेस भी गिवन है, कितनी गिवन है? परचेजेस इज 71,650 बेटा। उसके बाद आपके पास परचेज रिटर्न भी मौजूद है, कितना है बेटा? परचेज रिटर्न आपके पास है 8560। कैरेज इनवर्ट नहीं है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी दी हुई है? 71,650। तो इन सब को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो कैसे? 68,210 प्लस 71, सॉरी मैंने परचेजेस की यहाँ पर जो वैल्यू ली है अब वो गलत ली हुई थी। 361,000 प्लस 361,000 माइनस 8560 माइनस 71650। तो आपकी जो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो वैल्यू आती है वो कितनी है बेटा? 349,000। तो आप इसको क्या कहोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स कहोगे। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तो हमारे पास आता था ग्रॉस प्रॉफिट। बट राइट नाउ इस क्वेश्चन में सेल्स नहीं गिवन। जब सेल्स नहीं गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुका है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में मार्कअप या मार्जिन नाम की कोई चीज होगी। मार्कअप भी प्रॉफिट परसेंटेज को कहते हैं और मार्जिन भी आप प्रॉफिट परसेंटेज को कहते हैं। दोनों ही प्रॉफिट परसेंटेजेस कहलाती हैं।
बट राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव मार्कअप बेटा। तो मार्कअप किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है भाई। और अब आपके पास कॉस्ट ऑलरेडी मौजूद है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा जो 349,000 है उसका 60% निकाल लेता हूँ, तो वो मेरा क्या होगा? 349,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो विच इज 209,400। ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया बेटा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, कॉस्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो रिवर्स वर्किंग के थ्रू जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होती है जब स्ट्रेट आते हैं, तो अब बैकवर्ड जाना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हो रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेवेन्यू आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कहा प्लस 349,000, तो मेरे पास जो रेवेन्यू बना वो कितना बना? 558,400 जो मेरा रेवेन्यू आ गया बेटा। और वो रेवेन्यू कैसे आया मैं यहाँ आपको एरो बना के भी दिखा देता हूँ, ताकि आप जब बाद में सॉल्व करने लगो तो आपको याद हो बेटा। सही है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास यहाँ पर सारी चीजों को हम देखते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास क्या गिवन है? उन्होंने बोला था ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू रेवेन्यू। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब ये वो एक्सपेंस है जिसमें आपका इंटरेस्ट शामिल नहीं है, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया? लेस एक्सपेंसेस बेटा। अगर मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरा कितना था? अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ तो एक्सपेंस मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैंने कहा यहाँ मैं एक्सपेंस लिख देता हूँ, और एक्सपेंस बोला था सेल्स का 558,400 का 25%। तो इसका मतलब हो गया आपके पास 558,400 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये बन गया 139,600। तो सेल्स में से अगर मैं आपसे कहता हूँ ग्रॉस, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा -209,400। तो ये आपका आ गया 69,800 जो है। इसको आप क्या कहोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको आप क्या कहोगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको पीबीआईटी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ये इसके तीन नेम्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है नेक्स्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशियो है ना, वो कितना है आपके पास? 28, जिसमें एक्सपेंस टू रेवेन्यू यानी एक्सपेंस के अंदर जो 3% है ना वो फाइनेंस कॉस्ट शामिल है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? लेस फाइनेंस कॉस्ट बेटा। तो फाइनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेल्स, यानी सेल्स कितनी है? 558,400 का 3%। तो हम कैलकुलेट करते हैं, 558,400 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो 0.03, तो ये बन गया 16,752। तो माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया? 69,800, तो ये हो गया 53,048। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर बेटा। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए जो आपके पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। सर अब मैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स की तरफ फुल निकल रहा हूँ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने हमसे बोली क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने मेरी बात को सुनना है और फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। या जो ऊपर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई थी उसमें ये कुछ 8 बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपने कंसीडर नहीं किए हैं। अब आपने कंसीडर नहीं किए हैं तो उसका मतलब आपकी गलती हुई है। आपने उनको फॉर एग्जांपल जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे थे तो उसमें आपने आईएएस के हिसाब से नहीं बनाए। अब हम उनको पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या मांगा है। सर पहला पॉइंट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसी साल वन ऑफ द कंपनी डिलीवरी ड्राइवर था had caused an accident resulting in repairs to another vehicle costing 7,000। भाई एक एक डिलीवरी ड्राइवर था हमारी कंपनी का,
उससे कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में जो एक गाड़ी डैमेज हो गई जिसकी रिपेयर कॉस्ट कितनी लग रही थी 7,000, मगर इंश्योरेंस कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया 5,000 का दिया कि भाई हम 5,000 तक की क्लेम कवर कर सकते हैं, इसके बाद हम नहीं कर सकते। तो 5,000 विल बी कवर्ड बाय द कंपनी कंपनी इंश्योरेंस, और इसका मतलब नो पेमेंट हैव येट बीन मेड, इसके अलावा कोई और पेमेंट नहीं हुई है। तो इसका मतलब जो आपके पास 7,000 रुपीज रिपेयर कॉस्ट थी, उसमें से 5,000 रुपीज क्या हो गया, इंश्योरेंस में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल कितना आपको फॉर एग्जाम्पल बच जाएगा, 2,000 बच जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डॉलर 2,000 हो गया। अब ये आप अनक्लेम कह लो या अनइंश्योर अमाउंट कह लो, ये क्या हो गया, ये अनइंश्योर अमाउंट हो गई 2,000 रुपीज की। डन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, another vehicle is recorded in the books with a book value of 27,000. It is now estimated that it has value of use 22,000 and could be sold 19,000. देखो यार, आईएएस को समझने के लिए आईएएस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आपको मेमोराइज करने हैं, आपको अंडरस्टैंड करने हैं। कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 में ऐसी कोई बात नहीं बोली थी, वो रिगार्डिंग कोई आईएएस से लिंक नहीं था, वो आपके पास प्रीपेड और अक्रूड से रिलेटेड चीजें थी। अब जो सेकंड वाला पॉइंट है उसमें उन्होंने क्या कहा कि इस सेंटेंस के अंदर काफी कीवर्ड्स आए। देखो, एक है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का जो नया नाम आजकल चल रहा है वो कैरिंग वैल्यू है। इट इज नाउ एस्टिमेटेड इट हैज अ वैल्यू इन यूज। यार वैल्यू इन यूज जो है एक आईएएस के अंदर यूज होता है, और एंड इट कुड बी सोल्ड फॉर 19,000, वो 19,000 का बिक सकता है। दिस इज कॉल्ड, हम उसको क्या कह सकते हैं, फेयर वैल्यू। बेटा क्या कह सकते हैं हम इसको, फेयर वैल्यू कहते हैं। तो इसका मतलब जिस आईएस के अंदर कैरिंग अमाउंट, वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब वो कौन से आईएस को रिप्रेजेंट करता है, ये आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने कहा कि भाई ये आपके पास कौन सा आईएस हो गया, IS-36। और इस आईएस का नाम क्या है, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। बेटा तो इस आईएस का नाम क्या हो गया, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अब इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक बात पढ़ी भी थी, अगर वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू, यानी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू में से जो हाईएस्ट अमाउंट होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, रिकवरेबल अमाउंट। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट के अंदर आपके पास वैल्यू इन यूज और इसमें जो हायर अमाउंट जो बन रही है वो कौन सी बन रही है बेटा, 22,000। तो रिकवरेबल अमाउंट जो हो गई वो मेरी क्या हो गई, रिकवरेबल अमाउंट मेरी क्या हो गई बेटा, 20,000 हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा प्लीज, जो 27,000 मेरी कैरिंग वैल्यू हो गई और रिकवरेबल अमाउंट जो है मेरी 22,000 हो गई। तो इसका मतलब अगर आपकी कैरिंग वैल्यू यानी नेट बुक वैल्यू आपकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, तो वो चीज क्या होगी, इम्पेयरमेंट, इम्पेयर्ड हो जाएगा एसेट। और आपके पास कितना इम्पेयर्ड हो जाएगा, आपके पास 27,000 माइनस 2,000, तो 5,000 जो होगा मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस होगा, और वो उसको मैं इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करूंगा बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो। आखिरी वाले सेंटेंस की एमसीक्यूज नंबर थर्ड की बात कर रहा हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब एमसीक्यूज नंबर सॉरी पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। अ क्रेडिट कस्टमर हु ओड द कंपनी ऑफ 1,000 एट द ईयर एंड and was discovered to have gone bankrupt and was not expected to pay any of the debt। यार मुझे फॉर एग्जांपल एक क्रेडिट कस्टमर था मेरा, मुझे पता चला कि वो जो है, मैं एक क्रेडिट कस्टमर से 1,000 रुपीज में मांगता था, वो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स थे, और साल के एंड होने से पहले वो मुझे पता चला कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं। और जब कोई बंदा बैंकरप्ट हो जाए तो मैं उसको क्या कंज्यूम कर लेता हूँ कि भाई वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट, और उसको मैं इररिकवेबल डेब्ट के नाम से रिकॉर्ड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल IS-10 ये बात कहता है, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, उसमें दो इवेंट्स होते हैं, एक एडजस्टिंग होते हैं, एक नॉन एडजस्टिंग होते हैं। तो जो अकाउंटिंग ईयर से पहले पहले हो जाए तो आप उसको एडजस्ट कर दोगे, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या एक तरह से बिजनेस का एक्सपेंस है, और इसको आप क्या कर दोगे,
इसको आप अपने पास क्या रिकॉर्ड कर दोगे? इररिकवेबल डेब्ट के नाम से रिकॉर्ड कर दोगे। कितना रिकॉर्ड कर दोगे? 1000, और ये आपके बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस आउट हो जाएगा। सर मैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ जा रहा हूँ। एक डिससेटिस्फाई कस्टमर है। ये डिससेटिस्फाई कस्टमर वॉज टेकिंग लीगल एक्शन। एक कस्टमर ने मेरी प्रोडक्ट से, मेरी कंपनी से वो सेटिस्फाई नहीं करता, उसने मेरे लिए एक लीगल एक्शन ले लिया और मेरी कंपनी को सू कर दिया, और 10,000 का सू किया कि भाई 10,000 के डॉलर्स का सू कर रहे हो। द कंपनी हैड एस्टिमेटेड दैट द कस्टमर हैड 35% चांसेस ऑफ सक्सेस। यानी कस्टमर के क्या है भाई, 35% चांसेस हैं कि वो सक्सेस, वो जीत जाएगा जो उसने केस किया है। या जब इस तरह का कोई इवेंट आ जाता है ना किसी सेंटेंस में, क्योंकि देखो आपको नाम बताना है और उस आईएएस का नंबर बताना है, तो आपके पास एक नंबर आप सिक्योर कर लोगे। सर एक 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 रैंडम बंदा है जो मेरी कंपनी पे का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और उसने मेरी कंपनी के प्रोडक्ट से उसको कोई डैमेज हो गया, और उसने लीगल हियरिंग्स हुई, लीगल केस कर दिया और कहा कि भाई मैं 30, और मेरे लॉयर्स ने कहा कि भाई 35% चांसेस है कि वो जीत जाएगा। तो ये इस तरह का जो आईएएस, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई बेटा इस तरह की कोई चीज बिल्डअप हो जाए तो उस आईएएस का क्या नाम होता है? IS-37 बेटा। और उसको आप क्या कहते हो बेटा? प्रोविजन, कंटेजेंट लाइबिलिटी एंड कंटेजेंट एसेट बेटा। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया? उसको आप क्या कहते हो बेटा? IS-37 कहते हो। और वो आपके लिए क्या है? कंटीजेंट लाइबिलिटी है, प्रोविजन है और कंटीजेंट एसेट है। कोशिश कीजिएगा जो नेम है आप उस नेम के साथ इसको रिकॉर्ड करें। अदरवाइज अगर नेम के साथ रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर आपके पास जो है आईएस का नंबर और नाम आपको लाजमी ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा सर, अब इस वाले केस में अगर हम बात कर रहे हैं कि यार अब दो तीन कंडीशंस हैं, कब प्रोविजन होगा, कब कंटीजेंट लाइबिलिटी होगा, कब कंटीजेंट एसेट होगा। यार अब ये तीन कंडीशंस इसको पिक करने का क्या है कि 0% से लेकर 9.99% तक जब चांसेस हो तो वो रिमोट होता है, और अगर 10% से लेकर 49.99% तक चांसेस हो तो वो आपके पास पॉसिबल होता है, और अबव 50% चांसेस होता है तो वो प्रोबेबल है। जब 50% से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है आप उसके प्रोविजन बनाओगे, और प्रोविजन क्या है, आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे और उसको अपनी लाइबिलिटी में ट्रीट कर रहे होगे। बट यहाँ पर जो है खुद कह रहा है कि 35% चांसेस हैं। अब 35% चांसेस क्या है कि भाई आपके पास क्या होगा कि इस 35% को आप देख लो, इस 35% चांसेस है कि वो बंदा जो है शायद जीत जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये जो इवेंट हुआ है, ये कहीं अकाउंटिंग इस साल एडजस्ट नहीं होगा, ये नोट्स में क्या होगा, डिस्क्लोज होगा। और किस तरीके से डिस्क्लोज होगा कि आपके पास ये क्या बनेगा, कंटेजेंट लाइबिलिटी बेटा, क्योंकि ये पॉसिबल इवेंट है, और पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया बिलो 50% है। और जब इस तरह का कोई सिनेरियो होता है तो आप उसको क्या करोगे, नोट्स में डिस्क्लोज करोगे। और नोट्स की बात किसने बताई थी? IS-1 ने बताई थी, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने बताई थी कि आप ऐसी चीजों को जो है कैलकुलेट नहीं करोगे, उसको आप नोट्स में अपने पास रिकॉर्ड कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है? गुड्स विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 7,200 वर हेल्ड बाय अ क्रेडिट कस्टमर ऑन 31 मार्च 2022 on a sale or return basis. These goods were treated in the draft financial statement as having sold. इस सेंटेंस को आप इस तरह समझ सकते हो, मेरी एक रैंडम किसी बंदे से बातचीत चल रही है और उसने मुझे ऑर्डर दिया नहीं है। जब उसने मुझे ऑर्डर दिया नहीं है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही रैंडम उसको सेल्स एज्यूम कर लिया, तो जो ऊपर की जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई थी वहां पर ये 7,200 में अपने पास सेल्स रिकॉर्ड कर चुका था, मगर हकीकत में वो सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मगर अब कर दिया है तो अब क्या करें? तो उसको सही करना पड़ेगा, और इसको कैसे सही करना पड़ेगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से हमने इस बात को सुनना है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि भाई अब जब एक गलती हमने कर दी है तो इस गलती को हमने रेक्टिफाई करना है, और इस गलती को रेक्टिफाई करने के बाद अपने पास एडजस्ट करना है। तो यार ये जो 7,200 है ना, ये मेरी सेल्स है। भाई जब माल बिक जाता है तो आप प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हो, जब सेल्स हुई नहीं थी और आपने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया था, रेवेन्यू को बढ़ा दिया था और अपनी इन्वेंट्री को कम कर दिया था, तो जब रिवर्स हुआ सारा मामला तो इसका मतलब जो गुड्स सेल किए थे वो वापस आ गए, तो वापस आ गए तो उसको
7,200 पे तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसका मतलब 7,200 में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है तो उस पर आपके पास क्या दिया हुआ है, मार्कअप दिया हुआ है। कितने परसेंट दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। तो इसका मतलब मार्कअप इज ऑलवेज अप्लाई ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाई ऑन सेल्स। तो मैं क्या करता, इस मार्कअप जो था आपके, मेरे पास क्या था, मार्कअप जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 60% दिया हुआ था। तो मैंने इस मार्कअप को क्या बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, मार्जिन में। और जब मार्जिन में कन्वर्ट किया तो 60 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 60 कर दिया बेटा। तो 60/160 हो गया, 0 0 कट गया, 6/16 हो गया। तो 7,200 में का 6/16 मैंने फ्रैक्शन में ही रखा है, मैंने डेसिमल में नहीं रखा है, ना मैंने परसेंटेज में किया। तो मैंने कहा 7,200 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 16। तो इसका मतलब जो 27,200 का क्या है, मेरा प्रॉफिट है। तो से माइनस 7,200, तो मेरे पास पीछे कितनी बच गई। तो इसका मतलब जो मेरी इन्वेंट्री बैक होगी वो कितनी होगी बेटा, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4,500 उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इसका मतलब हो गया, जब हम इसको अपने प्रॉफिट में ट्रीट करेंगे तो 7,200 हम रेवेन्यू से कम कर देंगे। और जब जाहिर सी बात है माल वापस आया है तो 4,500 से हम अपनी इन्वेंट्री को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इन्वेंट्री हमारी अनसोल्ड है, ये इन्वेंट्री अभी तक हमारी बिकी नहीं है। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट हो गई। फिर इसके बाद अगर हम आगे फर्दर जाते हैं तो फिर मैंने कहा कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रमाइसेस वर रीवैल्यू एट 31 मार्च 2022। हमने प्रमाइसेस को रीवैल्यू किया था, 4 लाख रुपए की चीज जो है 5,80,000 की हो गई थी। तो सर यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। रिवैल्यूएशन दो तरह का होता है, या गेन होता है या लॉस होता है, या रिवैल्यूएशन अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। तो 4 लाख रुपए की जो चीज है वो 5,80,000 की हो गई, तो इसका मतलब 1,80,000 रुपए से क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गया। तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गया, तो एक तरह से कंपनी के लिए क्या हुआ, एक तरह से फायदा हो गया। सर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या 24,000 रुपीज के इनटेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं, विच हैड बीन बाउड बाय द कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2021। मतलब आपने ये इनटेंजिबल एसेट 2021 में खरीदे थे, आप आज 2022 के लिए बना रहे हो। 222 और मेरे ख्याल से 22 और सॉरी 21 और 22 के लिए बना रहे हो। डायरेक्टर वर ऑफ ओपिनियन दैट दिस शुड बी एमोटाइज डेप्रिशिएटेड ओवर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। देखिए भाई, इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ना वो डेप्रिशिएट नहीं होते, वो एमोटाइज होते हैं। बेसिकली एक तरह से ब्रांच ही डेप्रिसिएशन की होती है। तो भाई मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि यार ये 24,000 रुपीज का एक नॉन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट पड़ा था। अब उसको हर साल जो है इक्वली जो है 20 ईयर तक मुझे उसको एमोटाइज करना है, यानी डेप्रिशिएट करना है। तो कितने साल उसकी जिंदगी थी, 20 ईयर्स थी। तो 24,000 को डिवाइड कर लेता हूँ 20 ईयर्स से, तो मेरे पास कितना आ गया, 1,200 पर ईयर आ गया, यानी पर एनम आ गया बेटा। फिर उसके बाद आपके पास एक और इवेंट दिया हुआ है, अ फायर ऑन 4 अप्रैल 2022 डिस्ट्रॉय द कंपनीज इंटायर इन्वेंट्री। भाई जो मेरा अकाउंटिंग का जो साल शुरू हो रहा है वो अप्रैल में शुरू हो रहा है और मार्च में खत्म हो रहा है। इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था और मार्च 2022 में ये कंप्लीट हुआ था। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ है ये 4 अप्रैल को हुआ है। मतलब मेरा अकाउंटिंग का साल उस दौरान खत्म हो चुका था। जब मेरे पास खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है अब इसकी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये IS 10 के हिसाब से कौन सा इवेंट हो गया बेटा, IS 10 के हिसाब से, IS 10 का नाम क्या है, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। तो इसका मतलब है ये आपके पास नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये कहाँ पर डिस्क्लोज होगा बेटा, नोट्स में आप डिस्क्लोज कर दोगे, ताकि आने वाले साल में जब आप कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिल्डअप करो या बनाओ तो आपको पता लग जाए कि भाई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बट वो ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुआ था, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बनने के बाद हुआ था। तो नोट्स में होगा तो हम उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, उस चीज को पकड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, उसके बाद कोई 8 बुलेट पॉइंट्स दिए थे, हमने उसको रख लिया। अब एग्जामिनर ने हमसे बोला क्या है वो चेक करना है। यार इस वाले पार्ट के अंदर आइडेंटिफाई द 2 आइटम्स, 2 आइटम्स बताओ। द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ऊपर दी हुई थी 1 till 8, विच शुड बी डिस्क्लोज बाय वे ऑफ अ नोट टू द अकाउंट, एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर ट्रीटमेंट।
भाई देखिए, ऊपर जो आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, 8 इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। 8 इंफॉर्मेशंस में से आपको बताना है कि कौन सी 8 में से कौन सी ऐसी 2 इंफॉर्मेशंस हैं जो नोट्स में डिस्क्लोज होंगी। किस में डिस्क्लोज होंगी? नोट्स में डिस्क्लोज होंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो इस साल एडजस्ट नहीं होंगी, उसको नोट्स में बना के भाई दिखा दो, चीजें कर दो। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 नहीं हो गया, 2 भी नहीं हो गया, 3 भी नहीं हो गया, 4 हो गया। भाई एक कस्टमर था और कस्टमर ने मुझे सू किया था, 35% चांसेस हैं कि भाई मैं क्या आऊंगा, लाइबल होऊंगा। तो इसका मतलब है भाई इस चीज को ये इस साल एडजस्ट नहीं होगा, उसको नोट्स में बना के छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पर अब पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। बेटा पार्ट बी के अंदर फॉर एग्जाम्पल कौन सी आइटम है? आइटम नंबर 4 बेटा। क्या हमें कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा, लीगल एक्शन का केस कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा? तो आपने सबसे पहले बोल दिया कि भाई दिस इज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है। और ये कौन सा होगा? कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गया। इस आईएस का नाम क्या है? आईएस 37। और इसका नाम जो है पूरा प्रोविजन जो मैंने ऊपर लिख दिया था, कॉमा कंटीजेंट लाइबिलिटी कॉमा कंटीजेंट एसेट्स। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हो, इट इज लेस देन 50% likely to be paid। एक और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओनली पॉसिबल नॉट प्रोबेबल। इसका मतलब है कि भाई अभी आपके पास क्या है, कंफर्मेशन नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है, 35% चांसेस है कि हो सकता है। तो इसलिए हमने हमने जब होगा तो तब देखेंगे। हमने नोट्स में बना दिया, नोट्स में दिखा दिया कि भाई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था। फिर उसके बाद आइटम 4 के बाद आइटम 5 तो बेसिक था, आइटम 6 भी हटा दो, आइटम 7 भी हटा दो, आइटम 8 की हम बात करें। तो आइटम 8 में क्या हुआ था भाई? आइटम 8 में ये हुआ था कि अगर हम इस बात कर रहे हो कि इन्वेंट्री क्या हुई थी हमारी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, इन्वेंट्री जल गई थी। तो जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे, जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और ये क्या कहता है? आईएस 10 ने ये बात कही थी कि जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं वो एडजस्ट नहीं होंगे, उनको नोट्स में शो कर दोगे। फिर उसके बाद इट डज नॉट अफेक्ट कंडीशंस एट द डेट ऑफ एसओएफपी इज मटेरियल। मटेरियल। इसके बाद आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो इस चीज को आपने क्या कर लिया, बेस बना लिया। तो पार्ट बी में उन्होंने जो कहा था, रीजंस बता दिए हमने, वो हो गया। अब पार्ट सी जो है, स्टेट व्हाट इज मीन बाय टर्म कंटीजेंट एसेट, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एन एग्जांपल। अब 1 मिनट रुकिएगा। इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। बेटा पार्ट सी में आपको क्या बोला हुआ था? कंटीजेंट एसेट क्या होता है? अब कंटीजेंट एसेट की अगर बात करें, सिर्फ हम अगर एसेट की बात करते हैं, तो एसेट क्या है? रिसोर्सेज और थिंग्स विच वी ओन बाय द एंटिटी। अब ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? कंटीजेंट एसेट। कंटीजेंट एसेट इज बेसिकली पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट। पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब वो इकोनॉमिक बेनिफिट जो डिपेंड करता है कि इवेंट पे डिपेंड करता है, फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करता है, जिसका हमें
फ्यूचर में डिपेंड करता है कि भाई इसका हमें पोटेंशियल बेनिफिट जो है मिल सकता है, मगर अभी मिला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारा कोई केस जो है, जो हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट में लगी हुई हैं, और वो कंटिन्यूस चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, उसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा। अचानक सडन उसका एंड जो है फ्यूचर में अगर होता है, और फ्यूचर में उस केस को हम जीत जाते हैं और उस पर एक अमाउंट हमें मिल जाती है, तो हमारे क्या पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट है, और वो हमारे लिए क्या है, कंटीजेंट एसेट है। तो इसका मतलब जब भी आप इसको रिकॉर्ड करोगे या जब भी इसको अपने पास लिखोगे, तो कंटीजेंट एसेट्स इज अ पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट the realization of which depend on events behind the control of the बिजनेस। उन्होंने कहा था कि भाई एक एग्जाम्पल के साथ उसको डिफाइन कर देना, तो यहाँ पर हमने इसकी एग्जाम्पल क्या मेंशन कर दी, एंटिसिपेटेड एंटिसिपेटेड डैमेजेस रिसीवेबल फ्रॉम लॉ सूट या फिर लीगल हियरिंग्स आपके पास हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, स्टार्ट योर आंसर विद द ड्राफ्ट फ्रॉम योर आंसर टू ए। मुझे क्या निकालना है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। अब करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट डी। करेक्टेड प्रॉफिट का मतलब हो गया कि पार्ट ए में जो मैंने प्रॉफिट निकाला था 53,048 का निकाला था, ड्राफ्ट ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 53,048, मतलब एक प्रॉफिट निकल चुका था, बाद में कुछ ये पॉइंट्स आए थे। तो इसका मतलब है कि भाई टोटल अमाउंट मुझे कितनी थी, 7,000 रुपये हमने रिपेयर की देनी थी, मगर 5,000 रुपये इम्पेयर किसमें से कवर अप हो गई, आपके पास जो इंश्योरेंस अमाउंट में से कवर हो गई। तो 2,000 रुपये जब हम देंगे, वो क्या है, अनइंश्योर अमाउंट बेटा, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 2,000 से। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 जो था IS 36 था, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट था, 27,000 रुपये की कैरिंग वैल्यू थी, और वैल्यू इन यूज और आपके पास फेयर वैल्यू में से जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो रिकवरेबल अमाउंट थी, तो रिकवरेबल अमाउंट आपकी 22,000 बन गई थी। तो 27,000 माइनस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इम्पेयरमेंट 27,000 मेरी आपकी बुक वैल्यू थी, 22,000 रुपये मेरी रिकवरेबल अमाउंट हो गई थी, तो 5,000 रुपये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया और मैंने अपने ड्राफ्ट प्रॉफिट्स में से निकाल दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी इररिकवेबल डेब्ट का, क्योंकि एक्सपेंस था और एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो अब याद आया तो हमने 1,000 रुपये का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया इररिकवेबल डेब्ट के नाम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी सेल और रिटर्न बेसिस। तो अगर मैं इसमें 7,200 था, तो 7,200 को अगर फॉर एग्जांपल माइनस करता और 2700 को प्लस करता, तो डिफरेंस जो होता है वो 2700 आता। बट मैंने ऊपर वर्किंग करके निकाल दिया था कि भाई 7,200 सेलिंग सेलिंग प्राइस थी, जिसका 6/16 यानी प्रॉफिट कितना था बेटा, 2,700। तो 4,500 से हमारी इन्वेंट्री दोबारा क्या हो गई, वापस आ गई। तो इसका मतलब इस ड्राफ्ट प्रॉफिट में 2,700 रुपये का ज्यादा प्रॉफिट है। तो सेल और सेल रिटर्न बेसिस के केस का, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, 2,700 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर इसके बाद आपके पास एक प्रेमाइसिस थी, प्रेमाइसिस वाला तो कोई काम था नहीं। सेवेंथ वाले में आपके पास क्या था, कुछ एमोटाइजेशन थी, एमोटाइजेशन सेवेंथ वाला, तो आपका जो सेवेंथ वाले में आपके पास 1,200 रुपीज की क्या हुई थी,
एक इंटेंजिबल एसेट था 1200, यानी उसकी डेप्रिसिएशन यानी एमोर्टाइजेशन हुई थी, तो उसको मैंने प्रॉफिट से निकाल दिया। तो अगर इन सब को अब मैं टोटल कर लेता हूँ तो मेरे पास जो है फाइनल प्रॉफिट क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो भाई ये आपके पास हो गया 53,048 प्लस, सॉरी, -2,000, -5,000, -1,000, -2,700 और -1,200। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 41,148। ये मेरा क्या हो गया भाई? रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये मेरा क्या आ गया? रिवाइज प्रॉफिट आ गया। ये जो वो प्रॉफिट था ये ड्राफ्ट प्रॉफिट था। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने तुमसे क्या मांगा है? प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन 6 फ्रॉम द लिस्ट गिवन, अ नैरेटिव इज रिक्वायर्ड। भाई इन्फॉर्मेशन 6 में क्या हुआ था? एक प्रेमाइसिस थी। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट ई। एक 4 लाख रुपए की चीज जो है तुम्हारी 5,80,000 रुपए की हो गई थी, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गया। रिवैल्यूएशन जब अपवर्ड होता है तो इसका मतलब उससे तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। तो उसकी जर्नल एंट्री मांगी है और नैरेटिव मांगा है। तो जर्नल एंट्री की अगर बात कर रहा हूँ, प्रेमाइसिस 180,000 से डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 180,000 से क्रेडिट बेटा। और ये आपके कैपिटल रिजर्व्स हैं। और इसकी नैरेटिव्स आप क्या लिख सकते हो? रिवैल्यूएशन ऑफ प्रेमाइसिस ऑन 31 मार्च 2022 बेटा। तो ये पार्ट ई भी आपके पास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पार्ट ई के बाद आपको क्या निकालने का बोला हुआ है? अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इन द ड्राफ्ट। जो ट्रेड वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल है किसमें? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो कितनी दी हुई है? 81,900। भाई ड्राफ्ट का मतलब है कि भाई एक चीज बनी हुई है और उसमें कोई इंफॉर्मेशन थी, तो ये आपके पास क्या हो गया? पार्ट एफ। तो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास कितनी वैल्यू दी हुई है? ड्राफ्ट ड्राफ्ट ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? 81,900। ट्रेड रिसीवेबल मतलब मुझे लोगों से ये पैसे लेने हैं। अब जब ड्राफ्ट ट्रेड रिसीवेबल 81,900 है, तब आपको इसमें सोचना है कि यार इन इंफॉर्मेशन में देखो, ऊपर तो सब हो गया, पॉइंट 1 से लेकर 8 तक में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यार एक चीज मुझे याद थी कि यार एक कोई बैड डेप हुआ था। तो बैड डेप जब हुआ था वो कब थी? वो आइटम नंबर 3 में हुआ था कुछ। और वो क्या हुआ था? इररिकवरेबल डेब्ट था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है, जब इररिकवरेबल डेब्ट हुआ है तो इररिकवरेबल डेब्ट हुआ तो उससे हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, कर दिए। और एक और कोई आइटम थी, आइटम नंबर 5 के अंदर। तो आइटम नंबर जो मेरी 5 थी ना, उस आइटम नंबर 5 में सेल और सेल रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट था कि भाई एक 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 सेल्स हुई नहीं थी, मगर हमने अपने पास रिकॉर्ड कर ली थी। जब इसको ड्राफ्ट के बाद, जब हमने ड्राफ्टिंग देख ली, करने के बाद पता चला कि यार ये एक मिस्टेक हुआ है हमसे। तो इसका मतलब हमने सेल्स को बढ़ा दिया था 7,200 से। तो अब जब हमने सही कर लिया, क्योंकि उसको हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हमने अपने प्रॉफिट को यहाँ पर कम तो कर दिया ना 2,700 रुपए का। 7,200 रुपए मेरा सेल था, 2,700 मेरा प्रॉफिट था। तो इन्वेंट्री कितनी हो गई? 4,500 हो गई। तो इसका मतलब ये इन्वेंट्री अब अनसोल्ड है। 2,700 रुपए प्रॉफिट में से निकाल दिया, तो इसका मतलब एक इम्पैक्ट कर दिया है। तो दूसरा इम्पैक्ट अभी बाकी बाकी था, सेल और रिटर्न बेसिस। तो जो गलती से सेल्स को रिकॉर्ड किया था, जब सेल्स को रिकॉर्ड किया तो ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ा दिया था। तो याद आया, तो 7,200 से ट्रेड रिसीवेबल्स को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इन सब को देखने करने के बाद मेरे पास क्या आ गए? रिवाइज
ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, कितने आ गए बेटा? 81,900 माइनस 80,900, 7,200, उसको माइनस करने के बाद 73,700। ये मेरे क्या थे भाई? ड्राफ्ट ट्रेड रिसीवेबल्स थे, और ये कुछ मिस्टेक आइडेंटिफाई होने के बाद ये हो गए। ये आपके पास आईएएस का एक सवाल था जो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ, नवंबर 2022, पेपर 32, क्वेश्चन नंबर 3। अगर वाकई आपको ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन या पास्ट पेपर की वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके सीआई के लिए, आपके लिए, आपको एक रिवीजन के फैक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इससे जो है मोटिवेशन और बिल्डअप होती जाएगी, और इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।